कल के सेशन में हमने डिस्कस किया था एग्रीगेटेड फंक्शंस मेजरली एंड डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग एंड उससे रिलेटेड सिनेरियोज देखे थे एंड डिफरेंट फिल्टर ऑप्शन देखे थे। आज के सेशन में हम कंस्ट्रेंट से स्टार्ट करते हैं। कल हमने एक दो कंस्ट्रेंट डिस्कस भी किए थे बट हम अगेन एक बार और कंस्ट्रेंट, क्योंकि कंस्ट्रेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम स्टार्टिंग से कंस्ट्रेंट के बारे में डिस्कस करते हैं एंड उसके बाद टाइम के अकॉर्डिंग हम आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके, तो कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली कंस्ट्रेंट्स होते हैं रूल्स, कुछ रूल्स डिफाइन। जब हम डेटाबेस डिजाइन करते हैं तो उससे पहले कुछ रूल्स डिफाइन करने होते हैं किस बेसिस पे, एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट, किस बेसिस पे डेटा स्टोर होगा, क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, क्या क्या कंस्ट्रेंट हमें पर्टिकुलर या मल्टी अलग अलग टेबल्स में यूज करने हैं। तो ये होता है कंस्ट्रेंट का मतलब। अब कंस्ट्रेंट कौन कौन से होते हैं मेनली? तो मेनली होता है नोटनल, प्राइमरी की, यूनिक कंस्ट्रेंट, फॉरेन की कंस्ट्रेंट, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट एंड चेक कंस्ट्रेंट। तो ये सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं। अब हम वन बाय वन देखेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं नोटनल। तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि अगर हम नोटनल लगा रहे हैं कंस्ट्रेंट किसी कॉलम पर, तो उसका मतलब ये होगा कि उस कॉलम की वैल्यू नल नहीं आनी चाहिए। नल आ रही है तो कुछ इशू है। ओके, तो जब हम डेटाबेस डिजाइन करते हैं तो उस समय हमारी बीआरडी के अकॉर्डिंग या क्लाइंट से डिस्कशन के अकॉर्डिंग हमको पता होता है किस कॉलम में हमको कौन सा कंस्टेंट लगाना। ओके, तो सपोज हम नोटनल लगा रहे हैं तो उसमें एक्सपेक्टेड है उसमें ऑलवेज वैल्यू आनी चाहिए। अगर उसमें वैल्यू नहीं आ रही मतलब देयर वाज सम इशू फ्रॉम द क्लाइंट साइड, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्लाइंट को या आप जो भी कोई वेंडर है उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि ये डेटा जो है वो गलत है, इसमें वैल्यू नहीं आई, तो फिर वो दोबारा से उस डेटा को प्रोसेस करेंगे। ओके, तो हम नॉर्मल कंस्टेंट का यूज देखते हैं। तो उसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं। लेट्स से यूज ओआरजी, ये मैंने कल बताया था आपको। जो भी आप डेटाबेस चाहें तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं या यूज के बाद आप डेटाबेस का नाम लिख सकते हो। लेट्स से क्रिएट पर्सन वन। ओके, एंड इसमें आपने लेट्स से आईडी एंड नेम, आईडी इंट नॉट। तो जो इंटीजर है वो हो गया आपका डेटा टाइप और जो नॉर्मल है वो हो गया आपका कंस्ट्रेंट। उसके बाद आपने लेट से नेम यूज किया एंड वेयर केयर 20। ओके, तो आई थिंक पर्सन वन क्रिएट टेबल। ओके, तो आपको इस तरीके से लिखना है क्रिएट टेबल, टेबल नेम। मैं ये पर्सन टेबल क्रिएट करी, सिंपली मैंने क्या लिखा, आईडी नॉट नल। ओके, अब मैं वैल्यू सेट करता हूँ। आई थिंक मैंने रिकॉर्डिंग ऑलरेडी ऑन कर ली है या इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू में मैं पर्सन वन एंड उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट में जो भी मुझे कॉलम में वैल्यू लेनी है जैसे आईडी एंड नेम, जो भी कॉलम यूज करनी है वो मैं यहाँ पर कॉलम नेम लिखूंगा, उसके बाद वैल्यूज लिखूंगा एंड वैल्यूज के बाद फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब सपोज मैंने आईडी ये नॉर्मल लिखी है एंड यहाँ पर लेट से मैं अगर पहले मैं डालता हूँ वन एंड लेट से नेम डालता हूँ आदित्य, इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा, ये प्रॉपरली मेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। एंड अगर हम देखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन वन, तो जो डेटा है वो शो हो। ओके, अब लेट से मैं सेकंड टाइम ऐसे करता हूँ, मैं आईडी को नहीं लिखता एंड यहाँ पे भी नहीं लिखता। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यहाँ पर जो वैल्यू है आईडी की उसमें मैं कोई वैल्यू नहीं डालना चाह रहा, उसमें कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं कराना चाह रहा, इसलिए मैंने यहाँ पे केवल नेम लिया है। अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, सिंस मैंने कंस्टेंट लगाया है तो मेरे पास एरर आ जाएगी कि कैन नॉट इंसर्ट द नल वैल्यू इनटू आईडी कॉलम, क्योंकि कॉलम डज नॉट अलाउ नल।
कॉलम नल अलाउ नहीं कर रहा क्योंकि हमने ये नॉट नल लगा रखा। ओके, इसलिए हम कंस्ट्रेंट का यूज करते हैं अपने डेटाबेस को डिजाइन करने के, जब भी डेटाबेस डिजाइन करते हैं जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग। अगर मैं यहाँ से नॉट नल हटा दूंगा तो नॉट नल हटाने के बाद आप वैल्यू इंसर्ट कर पाओगे। लेट्स से मैं ड्रॉप करता हूँ इस टेबल को, ड्रॉप टेबल पर्सन वन। ओके, एंड उसके बाद मैं ये नॉट नल रिमूव कर देता हूँ एंड ड्रॉप करता हूँ इसे। अब मैंने दोबारा से क्रिएट की, अब मैं दोबारा से वैल्यू इंसर्ट करता हूँ तो सी वन रो इफेक्टेड। एंड अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो डेटा सी नल आ गया। ओके, किसी का कोई आई थिंक देन यू शुड ज्वाइन बेसिकली अदर बैच, ग्लोबल बैच। ओके, yeah, I'll provide the link, please message me personally. Okay, okay, now अब कभी ऐसा भी होता है कि हमको जो कंस्ट्रेंट है वो, अगर हमें लेट से हमने आईडी ये यूज किया हुआ है उसके बाद हमको बाद में उस पर कंस्ट्रेंट लगाना है, मतलब हमने शुरू में नहीं लगा पाया बट बाद में कुछ रिक्वायरमेंट आई उस पर, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो कंस्ट्रेंट के लिए आप यहाँ पे जो W3 स्कूल्स है यहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकते हो जो जो कंस्ट्रेंट है आपके। उसके बाद नोट नल पे आप क्लिक करोगे इन इंडिविजुअल कंस्ट्रेंट पे, तो उसकी आप डेफिनेशंस वगैरह देख सकते हो अगर उसमें आपको थ्योरेटिकल में एक्सप्लेन करनी हो तो। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हो ये माई एंड ओरेकल एसक्यूएल सर्वर। ओके, तो एसक्यूएल सर्वर में अगर मुझे किसी टेबल पर दोबारा से कंस्टेंट लगाना है, दोबारा से का मतलब ये हुआ कि मान के चलो उसमें कंस्टेंट था नहीं एंड उसके बाद मुझे मॉडिफाई करना है कॉलम। लेट से ये मेरी टेबल थी पर्सन वन, तो अल्टर टेबल पर्सन वन। अभी मैंने आपके सामने थोड़ी देर पहले इसमें से आईडी में से कंस्टेंट हटा दिया था। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा अल्टर कॉलम आईडी इंट नॉट नल। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ये मॉडिफाई कर रहा हूँ। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जब कंस्टेंट बनाओ, जब टेबल क्रिएट करोगे तभी कंस्टेंट लगा सकते हो, नहीं। आप टेबल क्रिएट करने के बाद भी अगर किसी कॉलम पे कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट आती है तो आप उसके बाद भी कंस्टेंट का यूज कर सकते हो। तो सी पहले कंस्टेंट नहीं था, उसके बाद कुछ रिक्वायरमेंट आई तो हमने अल्टर करी, सिंटेक्स हो गया अल्टर टेबल टेबल नेम, उसके बाद अल्टर कॉलम, जो भी आपका कॉलम नेम हो, तो हमारे केस में आईडी था कॉलम नेम एंड इसका डेटा टाइप इंटीजर है एंड हमको मॉडिफाई करके क्या लगाना है, नॉट नल। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, कैन नॉट इंसर्ट द नल वैल्यू इनटू कॉलम आईडी, द कॉलम डज नॉट अलाउ नल। जस्ट अ मिनट, एक्चुअली इसमें ऑलरेडी वैल्यू, लेट मी फर्स्ट ड्रॉप दिस and then create this and now let me use this alter table। सी एक्चुअली उसमें पहले से वैल्यू स्टोर थी, तो पहले मैंने यहाँ पर नहीं लगाया कंस्टेंट, उसके बाद मैंने आईडी पे कंस्टेंट इंसर्ट कर दिया एंड अब मैं इस पे इसको यूज करूंगा बिना वैल्यू के तो ये एरर देगी, कैन नॉट इंसर्ट नल कोड। तो इस तरीके से आप बाद में भी कंस्टेंट ऐड कर सकते हो और पहले भी कंस्टेंट कर सकते हो। तो ये हो गया आपका नॉट नल कंस्टेंट का यूज। ओके, अब हम सेकंड कंस्टेंट देखते हैं। तो सेकंड कंस्टेंट के लिए हम दूसरे टैब पे चलते हैं। ओके, सेकंड लेट से हम देखते हैं प्राइमरी की। तो सिंपली आप लोग यहाँ से जाके प्राइमरी की पे जा सकते हो एंड
यहाँ से कोई भी स्क्रिप्ट यूज कर सकते हो। हम एसक्यूएल सर्वर भी यूज करेंगे। अब हमारे टेबल में क्रिएट टेबल पर्सन वन है। पर्सन वन में हम केवल दो ही कॉलम ले रहे हैं, जैसे आईडी, इंट, नॉट नल एंड नेम। ओके, तो उसको हम वेर दे रहे हैं। अब प्राइमरी की का क्या मतलब हुआ? प्राइमरी की का मतलब ये हुआ कि आपका जो रिकॉर्ड होगा वो यूनिक होगा। बेसिकली जो रिकॉर्ड होगा वो टेबल में एक ही बार आएगा। प्राइमरी की क्या करती है? आपके जो डेटा को यूनिकली डिफाइन करने में हेल्प करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो वैल्यू है, आप इंसर्ट करोगे तो उसमें एक वैल्यू को एक बार ही इंसर्ट कर पाओगे। तो मैं आपको शो करके बताता हूँ। लेट्स से इंसर्ट इनटू पर्सन वन। उसके बाद मैंने यहाँ पे लेट्स से आईडी, नेम, ये दोनों लिए एंड वैल्यूज में लेट्स से आईडी वन एंड वैल्यू में जो नेम है वो आगे। तो ये ध्यान रखना, जो नाम होगा वो स्ट्रिंग में आएगा। तो मैंने इसको एक बार फर्स्ट बार रन किया तो ये एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली। उसके बाद जैसे ही मैं इसे दोबारा रन करूंगा, आई थिंक मैंने टेबल क्रिएट नहीं करी। लेट मी ड्रॉप दिस। एंड अब ये प्राइमरी की बनी हुई है, क्रिएट की टेबल। मैंने इसे एक बार एग्जीक्यूट किया, पर्सन वन आईडी नेम सी, एक बार वो अफेक्टेड हो गई। अब मैं जब इसे सेकंड टाइम करूंगा तो इसे एरर देनी चाहिए। सी, वायलेशन ऑफ प्राइमरी की। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने जिस कॉलम पे प्राइमरी की लगाई है उसमें आप एक वैल्यू को एक ही बार इंसर्ट कर सकते हो, मल्टीपल बार नहीं कर सकते। मतलब वन को आप एक ही बार इंसर्ट कर सकते हो, तो वन आप ऑलरेडी कर चुके हो। अब टू करूंगा तो रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब बट मैं टू को दोबारा करूंगा तो दोबारा से आएगा। तो प्राइमरी की का मतलब ये होता है कि आप जिस कॉलम पे प्राइमरी की लगा रहे हो वो एक ही बार आना चाहिए। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकंड कंस्ट्रेंट। प्राइमरी की में एक और चीज होती है कि प्राइमरी की जो होती है वो आपकी नल वैल्यू स्टोर नहीं करती। नॉट नल वैल्यू होनी चाहिए, कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। ओके। अब थर्ड कंस्टेंट है हमारा यूनिक कंस्टेंट। ओके, तो यूनिक के लिए हम सिंपली यहाँ पे यूनिक लिख सकते हैं एंड इस टेबल को ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रॉप करने के बाद मैं दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ एंड इंसर्ट इनटू पर्सन आईडी वन एंड आगे। तो ये रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। बट मैं दोबारा से इन्हें रन करूंगा तो ये वायलेशन ऑफ यूनिक की होगा। क्यों? क्योंकि यूनिक से मतलब हमको समझ में आ रहा है कि यूनिक की भी जो होगी वो एक ही वैल्यू हो सकती है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि फिर प्राइमरी की और यूनिक का कंस्ट्रेंट का यूज अलग अलग क्या है, बेसिकली डिफरेंस क्या है दोनों में? क्योंकि हम प्राइमरी की में भी एक ही बार वैल्यू यूज कर सकते हैं, यूनिक में डिफरेंस इतना है कि जो यूनिक है उसमें हम नल वैल्यू भी इंसर्ट कर सकते हैं, बट प्राइमरी की में हम नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। क्वेश्चन? राइट। ओके, तो ये हो गया आपके ये तीन कंस्ट्रेंट, प्राइमरी की, यूनिक की एंड नॉट नल। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फोर्थ वन। फोर्थ हुआ आपका फॉरेन की। अब फॉरेन की क्या होता है? तो फॉरेन की होता है हमारा जो कंस्ट्रेंट होता है वो टेबल को लिंक करने के लिए होता है। लिंक करने को कैसे होता है कि जनरली हम जब रिलेशनल डेटाबेस में काम करते हैं उस समय हमारे पास मल्टीपल टेबल को हमें लिंक करना होता है। तो एग्जांपल कि हम एक ही डेटा, मतलब हम एक ही डेटा सोर्स, एक ही फाइल, एक ही टेबल में हम सारा डेटा नहीं रखते। हम डेटा को
ब्रेक कर देते हैं अलग अलग टेबल्स। अब क्यों करते हैं हम ब्रेक, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 1 लाख एम्प्लॉयज है। अब बल उस ऑर्गेनाइज सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है एंड उसमें 1 लाख एम्प्लॉयज एंड डिपार्टमेंट है उसमें लेट्स से 10। अब 10 डिपार्टमेंट है एंड उसका डिपार्टमेंट नेम भी होगा जो भी है, डिपार्टमेंट से रिलेटेड लेट से 3-4 कॉलम है। तो अब उन 3-4 कॉलम को मुझे 1 लाख बार नहीं यूज करना। क्यों? क्योंकि वो स्टोरेज भी बहुत लेगा। ओके, तो इसलिए क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस में टेबल को ब्रेक कर देते हैं। तो जो 10 डिपार्टमेंट हैं उनकी टेबल ब्रेक कर देंगे एंड उसमें जितने भी रिलेटेड कॉलम है वो अलग से 10 ही रिकॉर्ड्स होंगे उनके। उसके जो कॉलम्स होंगे वो यहाँ पर नहीं आएंगे जो एम्प्लॉय टेबल है उसमें। तो इस तरीके से एक ये छोटा सा एग्जांपल है। जितनी भी टेबल्स होती हैं अलग अलग लेवल पे ब्रेक हो जाती हैं। बस ये होना चाहिए कि आपका जो मल्टीपल टेबल्स हैं उनमें जिनको भी आपको लिंक करना है, लेट से एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट करना है, तो दोनों टेबल में एक कॉमन कॉलम होना चाहिए। मतलब लेट से आपको एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट ये आपको लिंक करना है, तो दोनों टेबल में एक कॉमन कॉलम होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप लिंक कर पाओ। तो इस टेबल में हम इसमें एग्जांपल देखेंगे तो हमारे में एम्प्लॉय में डिपार्टमेंट नंबर है एंड डिपार्टमेंट टेबल में हमारा डिपार्टमेंट नंबर। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारा जब हम ज्वाइन लगाते हैं, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे सिनेरियो में, तो आगे मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन करूंगा। तो क्या हम प्राइमरी और फॉरेन की के बिना ज्वाइन लगा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। ज्वाइन लगाने के लिए हमको प्राइमरी की और फॉरेन की क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। प्राइमरी की एंड फॉरेन की ये ऐसा कंस्ट्रेंट है कि सपोज आपकी प्राइमरी की आप जिसमें लगाओगे वो होगी आपकी पेरेंट टेबल। अगर मैं इसमें बात करूँ एम्प्लॉय डिपार्टमेंट में, तो डिपार्टमेंट होगी आपकी पेरेंट टेबल एंड एम्प्लॉय होगी आपकी चाइल्ड टेबल। ये होगी आपकी पेरेंट टेबल एंड ये होगी आपकी चाइल्ड। एंड इसमें जो कॉलम है डिपार्टमेंट नंबर वो होगा आपका प्राइमरी की एंड फॉरेन की। जो डिपार्टमेंट नंबर जो कॉमन कॉलम है इसमें जिसके बेसिस पे ये दोनों केबल लिंक हो रही हैं, इसमें हम डिपार्टमेंट को बोलते हैं फॉरेन की। अब फॉरेन की कंस्ट्रेंट हम क्यों लगाते हैं कि अगर मान के चलो फॉरेन की में से हम मान के चलो अगर हम कोई डेटा अपना कोई डिपार्टमेंट है, लेट से मेरा 10, 20, 30, 40 डिपार्टमेंट थे, अगर मैं इसमें से कोई 40 डिपार्टमेंट डिलीट कर रहा हूँ और 40 डिपार्टमेंट का डेटा ऑलरेडी एम्प्लॉय टेबल में है, तो एरर आ जाएगी, कंस्टेंट एरर आएगी कि चाइल्ड टेबल है जो इससे रिलेटेड ऑलरेडी डेटा एडजस्ट कर रहा है। तो मुझे जो भी मेरी प्राइमरी की है उसमें से डेटा डिलीट करने से पहले फॉरेन की में से डेटा रिमूव करना होगा। ये होता है डेटा कंसिस्टेंसी का एक पार्ट। ओके, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम इसमें नहीं जाएंगे, जस्ट मैंने आपको हाई लेवल पे फॉरेन की का यूज समझाया है। ओके, तो हम देखते हैं फॉरेन की का सिंटैक्स क्या है। तो एसक्यूएल सर्वर में फॉरेन की का सिंटैक्स ये है कि जब भी आप फॉरेन की क्रिएट करोगे तो लेट्स से आपकी कोई ऑर्डर टेबल है। अब जो आपकी पर्सन जो ये आईडी थी यही जो है आपकी फॉरेन की होगी। इसमें जो आईडी है ये फॉरेन की होगी जो रेफरेंस हो रही होगी बेसिकली इस आईडी से। ओके, तो फॉरेन की का सिंटैक्स क्या हुआ, आपने दिया आपको आईडी को आप फॉरेन की बना रहे हो एंड इसका जो रेफरेंस है वो पर्सन वन टेबल से आ रहा है। ओके, तो आपने क्या किया, क्रिएट टेबल, ये आपकी ऑर्डर की टेबल हो गई, ये आपकी जो पर्सन टेबल से जो आईडी आ रही थी वो आई, ये फॉरेन की है। इस टेबल में ये इंट में ये प्राइमरी की है, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गई आपकी मास्टर टेबल और ये हो गई आपकी चाइल्ड टेबल जिसमें फॉरेन की होती है
वो होती है चाइल्ड टेबल। ओके, तो क्या होगा आपका, आप कॉलम का नाम जरूरी नहीं है आईडी हो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पर वही कॉलम होगा जिसका आप रेफरेंस दे रहे हो, तो यहाँ पर आईडी ही आएगा उसका नाम। तो आपका सिंटेक्स इस तरीके से होता है, फॉरेन की रेफरेंसेस, टेबल नेम एंड जो भी आपका कॉलम नेम है वो, एंड आप सिंपली फिर क्रिएट कर दोगे। आई थिंक ऑर्डर्स नाम से ऑलरेडी टेबल है, तो मैं ऑर्डर बंद कर देता हूँ एंड क्रिएट कर देता हूँ। तो ये होता है फॉरेन की कंस्ट्रेंट का यूज। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। ओके, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट क्या होता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं पहले। डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट होता है कि कभी कभी क्या होता है, कोई कॉलम होता है उसमें मान के चलो कभी वैल्यू आती भी है कभी नहीं भी आती, तो अगर नहीं आ रही तो हम कोई डिफॉल्ट वैल्यू पास करा सकते हैं कि इनिशियली ऐसा डिस्कशन हो जाता है बिजनेस रिक्वायरमेंट की कौन सा कॉलम डिफॉल्ट है और उसकी क्या वैल्यू हो सकती है, अगर इनकेस वैल्यू नहीं आए तो वो वैल्यू हम लिख देते हैं। ओके, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट के लिए लेट्स से ये रहा एक एग्जांपल, जैसे ये सिटी थी। ओके, अब मैंने एक पर्सन टेबल है उसमें एक मेरी सिटी आई, डिफॉल्ट में लेट्स से मैंने सिटी में दे दिया लेट्स से आगरा। अब क्या होगा, अब ये होगा कि अगर मैं कोई वैल्यू पास करा रहा हूँ सिटी में तब तो वो वैल्यू आएगी, अगर नहीं करा रहा तो आगरा चली, आगरा वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो मैं आपको इसको रन करके बताता हूँ। पहले मैं टेबल ड्रॉप करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मल्टीपल वैल्यूज होंगी। ड्रॉप टेबल पर्सन वन कैन नॉट ड्रॉप बिकॉज इट्स ए सी। अब इसमें आ गया ना, कैन नॉट ड्रॉप बिकॉज इट्स रिलेटेड टू फॉरेन की जो है वो ऑर्डर में है। तो सबसे पहले हमको ऑर्डर डिलीट डिलीट करनी पड़ेगी। या फिर चलो हम पर्सन टू बना लेते हैं अभी के लिए, वो हम बाद में देख लेंगे। हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पर्सन टू नाम की तो कोई टेबल है ही नहीं, तो क्रिएट किया मैंने पर्सन टू, ये ऑटोमेटिकली हो गई क्रिएट। अब इंसर्ट करते हैं हम पर्सन टू में वैल्यू। लेट से मैं आईडी और नेम में कर रहा हूँ फर्स्ट, लेट सी पर्सन टू आईडी नेम। अब मैं डिफॉल्ट में वैल्यू नहीं डाल रहा सिटी में, तो मेरी एक वो इंसर्ट होगी एंड सिटी में आगरा आ जाएगा। अगर मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन टू करता हूँ तो इसमें मेरा आगरा शो होगा। सी ओके, अगर मैं लेट से यहाँ पे आकाश करता हूँ एंड यहाँ पे मैं टू कर देता हूँ, तो दोबारा से इसको इंसर्ट करता हूँ तो दोबारा से इसमें आगरा वैल्यू शो हो जाएगी। बट अगर थर्ड टाइम मैं कोई नाम देता हूँ इसमें आगरा की जगह, लेट से मैं देता हूँ ग्वालियर, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक वैल्यू पास करा रहा हूँ, तो अब आगरा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैं वैल्यू पास करा रहा हूँ। इसमें डिफॉल्ट का मतलब ये है जिस समय वैल्यू नहीं आए तो आगरा उसमें इंसर्ट हो जाए। सी, मुझे ये रन करने दो। यार प्योर कॉलम्स, ओके, आईडी नेम एंड आपने देखा ये एरर क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे मेरे दो ही कॉलम है एंड यहाँ पे मैं तीन पास कर रहा हूँ, इसलिए मुझे आईडी नेम के बाद यहाँ पे सिटी लिखना पड़ेगा। तो जितने कॉलम आपके यहाँ होंगे वो उसी हिसाब से ऑटोमेटिकली मैपिंग होगी, और सिक्वेंस भी वही होगा। आईडी यहाँ पे फर्स्ट है तो यहाँ पे आईडी से रिलेटेड वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ पे नेम फर्स्ट है तो यहाँ पे नेम से रिलेटेड होनी चाहिए, लाइक दिस। सी, तीन रो अफेक्टेड, वन रो अफेक्टेड, टोटल थ्री रोज हो जाएंगी एंड इसमें ग्वालियर। तो अगर आप डिफॉल्ट का मतलब ये हुआ, अगर आप दे रहे हो वैल्यू तो जो वैल्यू पास करा रहे हो वो जाएगी, अदरवाइज कोई वैल्यू नहीं आ रही तो जो डिफॉल्ट वैल्यू वो जाएगी, वैल्यू नल नहीं जाएगी। ओके, उसके बाद जो एक और होता है लास्ट, वो होता है चेक कंस्ट्रेंट। चेक कंस्ट्रेंट हम किसके लिए यूज करते हैं, जैसे हमारा कोई हमने टेबल बनाई उसमें एक फॉर्म बना हुआ, एक फॉर्म में ये है कि अगर एज है तो एज जो है ग्रेटर देन 18 होगी तो ही आएगी। तो अगर ऐसा कोई डेटा आता है जिसमें एज 17 है या 15 है तो वो वायलेशन आ जाएगा एंड
वो जो डेटा है इंसर्ट होने से पहले वो फेल हो जाएगा, एंड उसके बाद सिंस हमारा कंस्ट्रेंट था तो हम फिर अकॉर्डिंगली जो भी हमारा वेंडर होगा उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो अब हम उसको कैसे लगाते हैं, तो अगेन डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट के लिए, चेक कंस्ट्रेंट के लिए सी चेक, इट इज यूज टू चेक स्पेसिफाई कंडीशन। तो हम यहाँ से ले लेते हैं एंड एज, एज इंट, एंड कंस्टेंट का नाम लिखा चेक, एंड जो भी आपका कॉलम नेम था एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो, 15 डालोगे तो 15 से ज़्यादा नहीं होगी, 17 डालोगे तो 17, जो भी डालोगे। तो लगाना कैसे है, आपको कॉलम नेम लिखना है, जो भी आपका डेटा टाइप है वो लिखना है, उसके बाद जो भी आपका कंस्टेंट है जैसे चेक है तो चेक लिख के इसे ड्रॉप करते हैं हम टेबल, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 17 मैंने लिखा है। ओके, अब मान के चलो मैं यहाँ पे कॉमा एज लिख देता हूँ, एंड लेट्स से अगर मैं पहले 18 लिखता हूँ तो वैल्यू इजीली इंसर्ट हो जाएगी, सी वन दो इफेक्ट। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये वैल्यू आ, ओके। अब अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 17 लिखा है, अगर मैं यहाँ पे इसे 16 लिख देता हूँ एंड अब इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ तो सी ये रहा वायलेशन ऑफ, एक्चुअली ये एरर यूनिक की आ गई, बट हमको एरर देनी है इसकी, तो हम उसकी भी एरर देते हैं। हम एक काम करते हैं, इसको 4 कर देते हैं एंड दोबारा से मैं इसको रन करता हूँ, सी चेक कंस्टेंट, ये मैं आपको इसे शो कर देता हूँ नोटपैड। Yeah, the insert statement conflicted with the check constraint। तो इस तरीके से आपका जो भी टेबल होगी, जो भी आप कंस्ट्रेंट लगाएंगे, अगर वो फेल हो रहा होगा तो उसकी एरर आपको यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद बेसिकली आप जो भी थर्ड पार्टी या जो भी आपका ये होगा आप उससे कंफर्म कर सकते हो। ओके, तो कंस्ट्रेंट का बहुत यूज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंटरव्यू क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं कि कितने तरह के कंस्ट्रेंट होते हैं, किस कंस्ट्रेंट का क्या क्या यूज होता है। तो हम दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्विकली। हमारे टोटल 6 तरह के कंस्ट्रेंट होते हैं। ओके, फर्स्ट होता है नॉट नल। नॉट नल में हम क्या करते हैं कि वैल्यू हमारी किसी कॉलम की नल नहीं होनी चाहिए। सेकंड होता है यूनिक। तो यूनिक में क्या होता है आपका कि आपकी वैल्यू यूनिक होनी चाहिए, जैसे 1 है या 2 है वो एक ही बार आनी चाहिए, मल्टीपल बार नहीं आनी चाहिए, और ये स्पेसिफिक कॉलम पे होगी, पूरी टेबल के लिए नहीं होगी। जैसे आप आईडी पे यूनिक लगा रहे हो तो वो यूनिक होगा, वो आईडी के लिए होगा और दूसरे कॉलम के लिए नहीं होगा। आईडी यूनिक आनी चाहिए। ओके, तो यूनिक में क्या होगा, आईडी यूनिक रहेगी, आप जैसे ही सेकंड बार कोई आईडी रखोगे तो एरर आ जाएगी। थर्ड होता है आपका प्राइमरी की। प्राइमरी की में क्या होगा, आपकी वैल्यू नॉट नल होगी एंड आईडी यूनिक होगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये यूनिक के सिमिलर है, बस एक कंडीशन ये होगी कि प्राइमरी की में वैल्यू नल नहीं आएगी, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। फोर्थ हुआ फॉरेन की। तो फॉरेन की आपका क्या होता है, प्राइमरी की जो होती है किसी टेबल की, वो बेसिकली लिंक करने के लिए हम फॉरेन की का क्यों यूज करते हैं कि जो हम डेटाबेस डिजाइन कर रहे हैं तो हमारा डेटाबेस की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर हमारा मान के चलो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा पेरेंट टेबल में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, उस तरह का डिलीट हो गया और चाइल्ड टेबल में उसका डेटा है, तो देयर इज नो पॉइंट कि पेरेंट टेबल में वो रिकॉर्ड ही नहीं है, उस नहीं है तो चाइल्ड टेबल में भी कोई डेटा नहीं होना चाहिए। तो हम जब भी चाइल्ड टेबल में से डेटा डिलीट करते हैं तो वो ऐसा शो हो जाता है कि पहले पेरेंट टेबल में ये ऑलरेडी डेटा है, एंड वाइस वर्सा। इसलिए हमारा जो डेटा है कंसिस्टेंसी के लिए फॉरेन की का यूज होता है, एंड टेबल को लिंक करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, एंड बेसिकली डेटा मॉडलिंग समझ सके कि किस टेबल का क्या एक दूसरे से रिलेशनशिप है। ओके, फिफ्थ होता है हमारा डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट कंस्टेंट किस लिए होता है, डिफॉल्ट होता है ये चेक करने के लिए कि अगर कोई वैल्यू नहीं आ रही तो हमको उसकी जगह क्या वैल्यू पुट करनी है। अगर आ रही है तो बेटर बेल है, बेल एंड गुड वही वैल्यू डालनी है जो सामने से आ रही है, अदरवाइज हमको जो हमने डिफॉल्ट डिसाइड किया वो डालनी है।
उसके बाद हमारा होता है लास्ट चेक कंस्टेंट। तो चेक मल्टीपल लेवल पे हो सकता है, जैसे सपोज ये हमने एक एज का एग्जांपल देखा। एक ऐसा भी हो सकता है जैसे कोई सेल्स है, हमको ऐसा रिक्वायरमेंट है कि हमारी नेगेटिव सेल्स आए तो हमको नहीं लेनी, तो हम लिख सकते हैं सेल्स ग्रेटर देन जीरो। अगर ग्रेटर देन सेल्स हो तो ही आए टेबल। तो दे आर मल्टीपल सिनेरियोज, तो हमको कंस्टेंट बेसिकली आइडिया होना चाहिए कंस्टेंट्स का पूरा। अचानक से कॉलम ऐड कर दिया तो उसमें डेटा नोट नल, हाँ तो सेपरेट इंसर्ट डेटा कैसे फिल करने में अपडेट क्वेरी किया था। तो ओके, नो प्रॉब्लम, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, और इस तरह का कुछ अगर इंडिविजुअल ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो आप मुझे ये मैसेज कर देना। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट अनदर टॉपिक। एंड हम जो अनदर टॉपिक है वो हम डिस्कस करते हैं विंडोज फंक्शंस के बारे में, कि विंडोज फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ओके, तो कल हमने एग्रीगेटेड फंक्शंस यूज डिस्कस किए थे। आज हम कंस्टेंट डिस्कस कर चुके हैं, अब हम विंडोज फंक्शन डिस्कस करेंगे। तो विंडोज फंक्शन में हमारे बेसिकली रो नंबर, रैंक, डेंस रैंक, लीड एंड लैग। तो हम जो डिस्कस करेंगे इस क्लास में वो करेंगे इन तीनों का, रो नंबर, रैंक एंड डेंस रैंक। लीड और लैग का मेरा ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग वीडियो है, तो मैं उसकी आपको लिंक दे दूंगा, तो आप लीड और लैग उससे गो थ्रू कर सकते हो। ओके, तो अब वो नंबर, इसका विंडोज फंक्शन का यूज क्या होता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में होता यह है कि जब हमारे पास अगर मल्टीपल वैल्यू आ जाए और हमको उसको मैनेज करना हो, तो उस केस में हम रो नंबर फंक्शन का यूज करते हैं। बेसिकली रो नंबर क्या करता है, आपका यूनिक नंबर डिफाइन करता है डिपेंडिंग ऑन द रोज। ओके, एंड रैंक भी यही करता है, डेंस रैंक भी यही करता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, तो वो हम डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। वन बाई वन हम इनको प्रैक्टिकली देखते हैं। ओके, तो पहले हम देखते हैं रो नंबर। तो रो नंबर का हमारा मल्टीपल प्लेसेस पे यूज होता है, कि हमको, एक तो मैंने वो एग्जांपल दिया आपको डुप्लीकेट वैल्यू वाला, एक एग्जांपल ये भी होता है कि हमें किसी कंडीशन के बेसिस पे कोई वैल्यू निकालनी हो। तो फॉर एग्जांपल कि हमारे डेटाबेस में सैलरी है मल्टीपल, हमको कोई टॉप 5 एम्प्लॉय निकालनी हो, तो टॉप 5 या बॉटम 5 इस तरह की कैलकुलेशन करनी हो हमको, उस केस में हम इनका यूज करते हैं विंडोज फंक्शन का। ओके, लेफ्ट एस्टिक फ्रॉम एम्प्लॉय। अब हमको इसमें रो नंबर लगाना है, तो रो नंबर हम कैसे लगाएंगे, अलग से एक कॉलम बनेगा। ओके, तो हम लेट्स से इतने कॉलम ना लेते हुए एक एम्प्लॉय नेम ले लेते हैं, सैलरी ले लेते हैं, उसके बाद दो नंबर ले लेते हैं। तो दो नंबर जो होगा आपका, जो कॉलम होगा वो एक्स्ट्रा कॉलम होगा आपका, कैलकुलेटेड कॉलम होगा एक तरह से। तो रो नंबर का क्या सिंटेक्स होता है, रो नंबर ओवर ऑर्डर बाई सेल डिसेंड। ये सिंटेक्स होता है इसका, कि आप रो नंबर लिखोगे, रो नंबर के साथ आप हमेशा ओवर लिखोगे, ओवर के बाद आप ये लिखोगे ऑर्डर बाई, एंड उसके बाद किस कॉलम पे ऑर्डर बाई कर रहे हैं, तो हम सैलरी कॉलम पे कर रहे हैं। अब आपको डिसेंडिंग करना है या असेंडिंग, वो आप डालो। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो सी आपने देखा दो नंबर ने क्या किया, इस सैलरी के बेसिस पे जो भी हाईएस्ट सैलरी थी, यहाँ पे हमने डिसेंडिंग दिया था, उसको नंबर 1 असाइन कर दिया, फिर 2 3, एंड हर सैलरी को इसने नंबर अलग अलग दे दिए। ओके, एंड इसको हम एच आर एन या जो भी हमको एलियास करना है वैसे लिख सकते हैं। तो दो नंबर ने हमारे क्या किया आपने देखा,
कि जो भी हाईएस्ट सैलरी थी उसको रैंक असाइन कर दी। तो बेसिकली और ये जो तीनों फंक्शन होते हैं, रो नंबर, रैंक एंड डेंस रैंक, ये तीनों हमारे बेस एक कस्टम वैल्यू, एक रैंक असाइन करते हैं। ओके, अब इनमें स्लाइटली डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस हम देखेंगे। एंड ये जो रैंक होती है वो हमारे मल्टीपल पर्पज में काम आती है, जैसे कि मैंने पहले बोला, अगर डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स फाइंड आउट करने हैं उसमें काम आती है। अगर हमको टॉप 10 या टॉप 5 कुछ इस तरह के, या बॉटम 5 या बॉटम 10 कुछ इस तरह की हमको कैलकुलेशन करनी हो उसमें काम आती है। ओके, तो सिंटेक्स याद रखना, रो नंबर ओवर ऑर्डर बाई एंड सैलरी डिसेंडिंग। अगर मैं असेंडिंग करूंगा ऐसे तो ये उल्टा हो जाएगा। सी, जो सबसे कम थी उसको 1 असाइन हो गए। ओके, अगर मैं कुछ भी नहीं लिखता यहाँ, ऑर्डर बाई सैलरी लिखता हूँ केवल, तो बाय डिफॉल्ट क्या है, ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग। ओके, अगर आपको असेंडिंग ही चाहिए तो आपको लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अगर आपको डिसेंडिंग चाहिए तो आप DESE लिख सकते हो। अब आप यहाँ पर एक चीज देख रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी जो वैल्यू है, जैसे 1 2, लेकिन आपकी जो बेसिकली 3 4, जो अगर यहाँ पे आपकी वैल्यू सेम है, 3000 वहां पर क्या हो रहा है, ये वैल्यू अलग हो रही है, 3 और 4 आ रही है। मतलब सैलरी एक ही है पर फिर भी अलग अलग रैंक आ रही है। अगर हमको कुछ ऐसा सिनेरियो चाहिए कि अगर एक सैलरी हो तो एक ही रैंक हो, तो उस केस में हम रैंक का यूज करते हैं। तो रैंक का यूज करने के लिए हमको क्या करना है, सिंपली रो नंबर ना करते हुए यहाँ पे रैंक करना है, एंड सब एज इट इज रैंक। यहाँ पे हमने रैंक कर दिया, और ये सब, इसे हम RNK बोल देते हैं, इसे R नंबर बोल देते हैं, जिससे ये रो नंबर हो गया, ये RNK हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके बता। अब आप यहाँ पे देखो कि जो सैलरी 3000 थी, वहां पर क्या आया, 3 3 आया। यहाँ पे क्या आ रहा था रो नंबर के केस में, 3 और 4 आ रहा था। ओके, एंड यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 3 आ रहा है। तो जब आपको कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि अगर एक सैलरी है या एक वैल्यू है तो हमको सेम ही नंबर उस पर प्रोवाइड करना है, तो उस केस में हम रैंक का यूज करें। ओके, तो अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग यूज करते हैं। लेकिन अभी आप एक चीज देख रहे होगे यहाँ पे कि जो 3 3 था उसके बाद नेक्स्ट नंबर 4 होना चाहिए था, बट 4 नहीं आया, क्या आया, 5 आया। तो इस केस में क्या है हमारे रैंक के केसेस में, कि अगर आपका वैल्यू मल्टीपल बार आ रही है तो जो बीच की वैल्यू होती है वो ये लीव कर देता है रैंक। ओके, अगर आप यहाँ पे भी देखोगे 10 10 आया, 11 लीव हो गया, 12 आ गया। तो ये रैंक के केस में ये होता है। अब इसके लिए अगर हमको ऐसा चाहिए कि भैया हमको नेक्स्ट ही नंबर चाहिए, तो उसके लिए एक और फंक्शन होता है, वो होता है डेंस रैंक। तो अगेन हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, एंड यहाँ रैंक की जगह डेंस रैंक कर देते हैं, और यहाँ पे एक डेंस रैंक कर देते हैं, सो दैट। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, 3 3 एंड 3 3 के बाद 4 आ। तो जो भी आपका सिनेरियो होगा, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, उसके अकॉर्डिंग आप अलग अलग यूज कर सकते हो। तो ये तीनों का ही पर्पज है, तीनों यूज होते हैं। आपको जस्ट तीनों का फंक्शनलिटी, तीनों की ये आइडिया होना चाहिए फंक्शनलिटी का, कि कब बेसिकली रैंक क्या करता है, रो नंबर क्या करता है, एंड डेंस रैंक क्या करता है। तो आई होप ये तो आपको अब समझ में आ गया होगा। एंड अब बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप तीनों फंक्शंस का अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हो। अगर हम इसमें और भी कॉलम ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया हमारा विंडोज फंक्शन। अब विंडोज फंक्शन को बार साथ अगर हमको पार्टीशन बाई का यूज करना हो, पार्टीशन बाई का क्या मतलब होगा हम वो समझने की कोशिश करते हैं। तो पार्टीशन का यूज हम करते हैं कि हमको विंडो फंक्शन लगाना हो, पार्टीशन, दोनों ही चीज लगानी हो एक साथ। मतलब मेरी, आप ये देख रहे हो जैसे डिपार्टमेंट नंबर है,
अब मुझे डिपार्टमेंट नंबर पे पार्टीशन करना हो, जैसे एग्जांपल ये हमारा डेटा है। ओके, अब डिपार्टमेंट नंबर लेट से मेरे पास 10 10 10 तीन डिपार्टमेंट है। ओके, एंड इनकी कुछ भी सैलरी है 9,000 8,000 7,000। अब मुझको क्या चाहिए कि मेरी जो रैंक आए, लेट से इसकी 1 आ गई, इसकी 2 आ गई एंड इसकी 3 आ गई। अब जैसे ही मेरा दूसरा डिपार्टमेंट आए, लेट से 20 आए, ये 20 आए एंड उसकी सैलरी कुछ हुई 8,000 एंड 7,000, तो उस केस में ऐसा नहीं होना चाहिए मुझे यहाँ पे 4 मिले, नहीं। मुझे क्या चाहिए, जैसे ही डिपार्टमेंट चेंज हुए वैसे ही मेरी सैलरी दोबारा से आने लगी, 1 और 2। तो ऐसे भी सिनेरियो होते हैं कि हमको जो डेटा है वो पार्टीशन करना है। हमको जो रैंक है वो पहले कैटेगरी के बेसिस पे देनी है, पहली कैटेगरी पे उसकी रैंक देनी है, उसके बाद अगर कोई दूसरी कैटेगरी आती है तो उसकी रैंक देनी है, उसके बाद कोई तीसरी कैटेगरी आती है, लेट्स से 30 आ गई, तो उसकी रैंक देनी है। तो उस केस में हम पार्टीशन का यूज करते हैं। ओके, अब हम इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अगर आप इसको देखोगे यहाँ पर, तो इसमें हमारा डिपार्टमेंट नंबर है, बट डिपार्टमेंट नंबर का कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। 10 हो, 20 हो, कोई भी हो, 1 2 3 4 5 6 ही दे रहा। ओके, तो पार्टीशन बाई भी बेसिकली हमारा क्या कर रहा है यहाँ पर, पार्टीशन बाई हमारा पार्टीशन कर रहा है, उसके बाद रैंक दे रहा है। ओके, तो हम पार्टीशन बाई कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। तो एक काम करते हैं, हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, सो दैट हम इससे भी कंपेरिजन कर पाए। इस क्वेरी को हम ले लेते हैं एंड हम पहले सिंपल एग्जांपल में देखते हैं 2 नंबर के। ओके, तो पार्टीशन बाई हम क्या करते हैं, इसी में हमको यूज करना है। इसमें हम ये जो हमारा क्लोज है ऑर्डर बाई, इससे पहले यूज कर सकते हैं। हम देखेंगे पार्टीशन बाई किस पे पार्टीशन करना है, आपको किस पे करना है, डिपार्टमेंट नंबर। तो जिस पे पार्टीशन करना है वो पार्टीशन का हम कॉलम डालेंगे कि हमको पार्टीशन तो करना है डिपार्टमेंट नंबर पे। अब आपके केस में और कोई कैटेगरी हो, ईयर हो, मंथ हो, या वॉट एवर, आपको वो पार्टीशन का कॉलम नेम यहाँ पे डालना, प्लस ऑर्डर वाइज जिस पे करना है वो हम यहाँ पे डालेंगे। ओके, अब मैं अगर यहाँ पे ये करता हूँ तो देखो सी, मेरा 10 10 10 पे 1 2 3 आया, 20 20 पे 1 2 3 आया। अब सैलरी देखो आप, 5,000। उसके बाद यहाँ पे मेरा 3,000 रिपीट हुआ, बट सिंस ये 2 नंबर यूज कर रहे हैं तो 2 3 ही आया। उसके बाद नेक्स्ट में 4 आ गया, क्योंकि टोटल 4 डिपार्टमेंट थे। ओके, एंड फिर 30 में 1 2 3 4 5 6 आ गया। 1250 में 4 5 आया है, क्योंकि हम 2 नंबर यूज कर रहे हैं। तो क्या हुआ पार्टीशन बाई का यूज, कि हमको पार्टीशन किया हमने, फिर 2 नंबर लगाए। सिमिलरली अगर हमको रैंक यूज करना है तो हम कॉपी करेंगे इसे एंड यहाँ पे 2 नंबर की जगह रैंक लगा देंगे। सही। अब क्या होगा यहाँ पे, जो आपका सैलरी था जैसे 3,000 3,000, बट 2 नंबर में वो सेम आ रहा था, लेकिन यहाँ पे उसने 2 2 ही दिया, एक ही नंबर दी, एंड उसके बाद आपका 4 आ गया, एक नंबर गैप हो गया। रैंक के केस में क्या होता है, नंबर गैप हो जाता है, बट डेंस रैंक के केस में ये नहीं होता। ओके, अब हम डेंस रैंक का भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो गाइस यही एग्जांपल आप इंटरव्यू में भी यूज कर सकते हो। इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत कॉमनली पूछा जाता है। तो अब यहाँ पे देखोगे आप 1 2 2 एंड 3, ये अगर 20
चारों डिपार्टमेंट देखोगे आप यहाँ पे 20 के जो चारों रोज हैं वो देखोगे, तो इसमें 1 2 3 4 सेपरेट आया, इसमें 1 2 2 4 आया, एंड इसमें 1 2 2 3 आया। तो ये हमने रो नंबर, रैंक, डेंस रैंक, विदाउट पार्टीशन भी देखे, एंड पार्टीशन भी। विदाउट पार्टीशन देखा तो हमारा पूरा 1 2 3 4 5 आया, एंड डिफरेंस क्या था कि 3000 है, तो यहाँ पर वैल्यू रो नंबर के केसेस में अलग आई, बट रैंक के केसेस में हमारी वैल्यू रिपीट हुई। उसके बाद गैप लिया बीच में, एंड डेंस रैंक के केस में वैल्यू रिपीट हुई बट गैप नहीं लिया। ओके, आई होप ये सब कितना क्लियर होगा। उसके बाद जो लीड लैग जो फंक्शन है वो भी बहुत जरूरी है, तो उसकी मैं आपको लिंक भेज दूंगा, तो आप उससे गो थ्रू कर लें। ओके, अब ये इंटरव्यू क्वेश्चन होता है। अब इससे रिलेटेड और भी इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं। टॉप 5 निकालना है तो आपको कैसे निकालोगे, या डुप्लीकेट रिपोर्ट्स डिलीट करनी है, तो वो भी हम धीरे धीरे आगे सेशंस में देखेंगे कि उसको कैसे करोगे। तो उसके लिए हम एक बार पहले इनलाइन व्यू समझेंगे। ओके, अब इसमें पार्टीशन बाई का एक और यूज होता है, वो हम देखते हैं क्या है। क्या पार्टीशन बाई जो हम यूज करते हैं वो हम और कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने लेट से एक सम ऑफ सैलरी लिख के के बाद DPT एनुअल लिखा फ्रॉम एम्प्लॉय, तो हमारा ये आ गया सैलरी। अभी हमारी क्या होगी, ग्रुपिंग होगी। ओके, जो हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, डिपार्टमेंट नंबर ऐसे लिखना ज़्यादा बेटर रहता है, एच टोटल सैलरी। अब सिमिलर चीज अगर मुझे पार्टीशन बाई से करनी हो तो मैं वो भी कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या लिखूंगा, सम ऑफ सेल। ओके, ओवर पार्टीशन बाई DPT है। Okay. अब मेरा इसमें और इसमें क्या डिफरेंस हुआ, दोनों ने ग्रुपिंग करी, बट कभी कभी ऐसा भी सिनेरियो आता है यहाँ पे मुझे ग्रुपिंग भी चाहिए बट मेरी सारी रो चाहिए। जैसे मेरी 10 डिपार्टमेंट का सम था, उसमें टोटल जो सैलरी थी 8750 थी, तो इसमें सारी रो आएंगी इसमें, लेकिन जो आपने कॉलम पार्टीशन किया है उसके बेसिस पे पार्टीशन होगा। अगर मैं यहाँ पे स्टार लगा दूं, एंड स्टार के बाद कॉमा लगा दूं, तो सी मेरे सारे रिकॉर्ड्स आ गए। बट अगर मेरा 10 का जो टोटल सैलरी 8750 है तो वो सबके सामने आए, जिसका जो है वो सबके सामने मेरा आए। तो ऐसा भी सिनेरियो होता है कि जब हमको सारी रोज देखनी है, बट टोटल हमको जो भी हम कॉलम दे रहे हैं उस बेसिस पे लास्ट में हमको टोटल देखना है। तो इंटरव्यू क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि पार्टीशन बाई एंड ग्रुप बाई में क्या डिफरेंस। तो आप बता सकते हो कि जब हम ग्रुप बाई करते हैं तो हमारी जो रोज हैं वो कम हो जाती है, बेसिकली ग्रुपिंग हो जाती है, एंड फाइनली जो जिस भी लेवल पे ग्रुपिंग हो रही है उतने ही काउंट आते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल देखा हमने, 10 में 3 रोज थी तो 10 का एक ही बार काउंट आएगा, 20 का एक ही बार काउंट आएगा। बट इसमें क्या हुआ, जितनी भी होंगी, तो आप बता सकते हो कि जो हमारा पार्टीशन बाई है वो एंड में हम जिस पे सम अप कर रहे हैं पूरी वैल्यू देगा, लेकिन उसमें सारी रो आएंगी, जो नंबर ऑफ रोज होंगी वो पूरी जितनी टेबल हैं उतनी आएंगी। बट अगर हम ग्रुप बाय यूज कर रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो डिक्रीज हो जाएंगी।
ग्रुपिंग के बेसिस पे नंबर ऑफ रोज आए। तो ये दोनों ही इंटरव्यू क्वेश्चंस है पार्टीशन बाई को लेके कि फर्स्ट पार्टीशन बाई एंड ग्रुप बाई में क्या डिफरेंस है, एंड सेकंड अगर आपको रो नंबर के साथ पार्टीशन बाई यूज करना है तो वो आप कैसे करोगे। तो मैंने वो दोनों ही आपको एक्सप्लेन कर दिए। तो आई होप दोनों क्लियर होंगे। ओके, तो गाइस आज के लिए इतना ही इनफ है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। एंड अगेन मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इस तरह की ट्रेनिंग अरेंज करने में बहुत एफर्ट्स लगते हैं। तो मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें जो मेरे ग्रुप की लिंक है, सो दैट मैक्सिमम पीपल तक ये रीच हो पाए। तो अभी अगर मान के चलो वो लाइव ट्रेनिंग नहीं देख पाए तो रिकॉर्डिंग से भी देख सकते हैं, या फिर आगे मैं अगर कोई बैच दूँ तो उसमें भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके गाइस, एंड मैं एक और चीज कहूँगा, आप प्रैक्टिस जरूर करना क्योंकि स्लोली स्लोली हमने फर्स्ट सेशन में बिल्कुल बेसिक पढ़ा था, एंड हम अब ये जो फोर्थ सेशन था इसमें हम इस लेवल पे आ चुके हैं। अब आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ओके, थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।